नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की खास पेशकश दूसरा पहलू। खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं होती, इसके पीछे कई सवाल छिपे होते हैं। देश दुनिया के बड़े फैसलों और विवादों और घटनाओं को समझना सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि दोनों पहलुओं से समझना जरूरी है। कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हम लाए हैं आपके लिए हर मुद्दे का संतुलित विश्लेषण, जहां आप खुद तय करेंगे कि असली सच क्या है और खबर का दूसरा पहलू क्या है। आज दूसरा पहलू में हम बात करेंगे उस डर, उस खौफ और उस भगदड़ की जो इस वक्त पाकिस्तान में साफ देखी जा सकती है। भारत से जंग की आशंका ने पाकिस्तान की सेना की नींव हिला दी है। जनरल असीम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान फौज इस वक्त सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि अंदर से भी बुरी तरह से हिल चुकी है। पिछले 48 घंटों में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सेना में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। सूत्रों के मुताबिक हजारों जवान और सैकड़ों अफसरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जवानों के चेहरे पर डर और अफसरों के मन में अनिश्चितता और कमान संभाल रहे जनरल की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस सेना को दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना माना जाता है वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। असल में बीते कुछ हफ्तों में भारत की सैन्य तैयारी तेज हो गई है। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चाएं तेज है और भारत ने अपनी बॉर्डर डिफेंस को अपग्रेड किया है और नए मिसाइल परीक्षणों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है और डॉलर के मुकाबले वहां का रुपया गिरता जा रहा है। आईएफ की शर्तों से जनता परेशान है और ऊपर से सैन्य खर्च का बोझ। यही वजह है कि अब पाकिस्तान फौज के भीतर मौत का खौफ खुलेआम बोला जा रहा है। अब बात उन अफसरों की जो कभी जंग का सपना देखते थे लेकिन अब इस्तीफे की अर्जियां भेज रहे हैं। सेना के कई मध्य और उच्च रैंक के अधिकारी इस वक्त डरे हुए हैं। कई अफसरों ने यह कहते हुए भी इस्तीफा दिया है कि जंग की स्थिति में वे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यह हमारी लड़ाई नहीं है, यह सियासतदानों की लड़ाई है। पाकिस्तान मीडिया में इस पर बोलना मना है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई फौजी परिवारों की आप बीती सामने आई है। वहीं कोई जवान घर लौट आया है तो कहीं किसी ने वर्दी ही जलाकर फेंक दी है। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान की सेना अब युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है? क्या भारत की सख्त नीति से दुश्मन की फौज का हौसला तोड़ दिया है? भारत की तरफ से यह साफ किया गया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उकसाया गया तो जवाब देंगे। यही बयान पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गया है, क्योंकि इस वक्त भारत ना तो माफ करेगा ना भूलने का वक्त देगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान सेना बिखरने लगी है? क्या इस्तीफों की आंधी जनरल असीम मुनीर की कुर्सी तक पहुंच सकती है? जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है, सीमा के उस पार अब डर का साया और शायद पहली बार जंग की आशंका से पहले ही दुश्मन की सेना ने हथियार डाल दिए। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड। क्या जाति जनगणना से बदलेगा चुनावी समीकरण? जातिगत जनगणना एक ऐसा शब्द है जो देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धुरी को हिला सकता है। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह जाति आधारित जनगणना कराने की तैयारी है। जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। वर्षों से ओबीसी और दलित संगठनों की यह मांग रही है कि देश में जातिगत आंकड़े सामने आने चाहिए, जिससे नीति निर्माण में न्याय हो सके। 2011 की जनगणना में आर्थिक और सामाजिक डाटा तो लिया गया, लेकिन जातियों के वास्तविक आंकड़े आज भी अधर में है। अब बिहार की सियासी जमीन गर्म है और यही है दूसरा पहलू। बिहार जहां सामाजिक न्याय की राजनीति की नींव डाली थी, कर्पूरी ठाकुर ने जहां लालू यादव और नीतीश कुमार ने जाति आधारित राजनीति को हथियार बनाया। जनगणना होती है और आंकड़े सामने आते हैं, तो क्या सरकार इन आंकड़ों के आधार पर नौकरियों और योजनाओं के आरक्षण बढ़ाएगी? दूसरा पहलू यह भी है कि जातिगत जनगणना का समर्थन अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। जब केंद्र सरकार भी इसके लिए हामी भरती दिख रही है, तो ये मुद्दा सिर्फ सामाजिक न्याय का नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की कुंजी बन जाता है। जनता क्या सोचती है? कुछ कहते हैं ये जरूरी है ताकि हक बंटवारा बराबरी से हो। कुछ कहते हैं ये देश को और ज्यादा बांटेगा। लेकिन सवाल अब एक ही, क्या जातिगत जनगणना से बिहार का चुनावी भविष्य तय होगा? फैसला आपके हाथ में है।
हम सिर्फ दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा पहलू। सवाल उन चेहरों पर जिन्हें हम संसद और विधानसभाओं में भेजते देश का कानून बनाने के लिए, लेकिन अब उन्हीं कानून बनाने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज हों, और वो भी महिला प्रतिनिधियों पर, तो यह सिर्फ हैरानी नहीं, चेतावनी है। आज हम बात करेंगे महिला विधायकों और सांसदों की उस सच्चाई की जिसे सामने लाया है एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट ने। आंकड़ों की असलियत, महिला जनप्रतिनिधि आपराधिक मामले। देश में महिला सशक्तिकरण की चर्चा हर मंच पर होती है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट यह कहती है कि देश की 28% महिला सांसद और विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रही है। जी हां, कुल 513 महिला विधायकों और सांसदों में से 143 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से लगभग 50 महिला नेताओं पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जैसे केस शामिल हैं। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, 217। इनमें से 23% पर आपराधिक मुकदमे हैं और 11% महिलाएं गंभीर मामलों में आरोपी हैं। कांग्रेस पार्टी में 83 महिला जनप्रतिनिधियों में से 34% के खिलाफ केस दर्ज है और 20% गंभीर आरोप झेल रही हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आता है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से। टीडीपी की 20 महिला विधि निर्माताओं में से 65% आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और 45% महिलाओं पर गंभीर आपराधिक आरोप है। एक और पहलू जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, 17 महिला सांसद और विधायक खुद को अरबपति घोषित कर चुकी है। इनमें से लोकसभा की 75 महिला सांसद में से 6 अरबपति है, राज्यसभा की 37 में से 3 और 400 महिला विधायकों में से 8। यानी सत्ता, पैसे और प्रभाव का खेल पुरुषों तक सीमित नहीं है। महिलाएं भी इस राजनीतिक क्लब का हिस्सा बन चुकी है जहां पैसे और अपराध का मेल दिखता है। हमारे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण, राजनीति में भागीदारी, सुरक्षा और अधिकारों की बात खूब होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए है या वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं? क्या यह असली महिला सशक्तिकरण है या सियासी सौदेबाजी का नया चेहरा? जब जनता अपराधियों को वोट देती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो नुकसान सिर्फ समाज का ही नहीं होता, लोकतंत्र का भी होता है। विधायिका कमजोर होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है और अपराधी मानसिकता सत्ता में बैठ जाती है और महिलाओं में आमतौर पर संवेदनशीलता और जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब यही महिला जनप्रतिनिधि आपराधिक मामलों में लिप्त हो तो समाज को दोहरा झटका लगता है। तो सवाल है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? क्या पार्टियों को टिकट देने से पहले औरत मर्द के बजाय चरित्र और पृष्ठभूमि को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या हमें महिलाओं को सिर्फ कोटा या प्रतीक के तौर पर नहीं, ईमानदारी, मजबूत और जवाबदेह नेता के रूप में आगे लाना चाहिए? एडीआर की यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि संख्या में बदलाव नहीं आता है, सोच से आता है। देश की आबादी जब सियासत में कदम रखती है तो उम्मीदों का वजन भी उतना ही बड़ा होता है। जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ महिलाओं में भी जड़ें जमा ले तो यह देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक इशारा है। क्या अगली बार वोट डालते वक्त हम सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र भी देखेंगे? सोचिए, यही दूसरा पहलू। मेहुल चोकसी एक बार फिर चर्चा में है, इस बार गैर जमानती वारंट के साथ। मुंबई की एक अदालत ने कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से जुड़ी करीब 55 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वही चोकसी है जो पहले से ही 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मुख्य अभियुक्त है। चोकसी हाल ही में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था जब भारत ने उनके प्रत्यार्पण की मांग की। लेकिन क्या यही गिरफ्तारी आखिरी पड़ाव है या फिर एक लंबी पेचीदा कानूनी लड़ाई की शुरुआत? सीबीआई की माने तो चोकसी की कंपनी बेजेल ज्वेलरी को 2 प्रमुख बैंक कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कार्यशील पूंजी के रूप में लगभग 30 और 25 करोड़ की मंजूरी मिली थी। यह पैसा
सोने और हीरे जड़े आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इन पैसों का दुरुपयोग किया गया और कर्ज नहीं चुकाया गया। नतीजा 55.27 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान कंसोर्टियम को। सवाल यह है, जब देश की बैंकिंग व्यवस्था लगातार इस तरह घोटालों से जूझ रही है, तो क्या केवल गिरफ्तारी और वारंट ही काफी है, या हमें सिस्टम की बुनियाद पर सवाल उठाने होंगे? एक आम नागरिक अगर चंद हजार रुपए का लोन ना चुका पाए तो उसे नोटिस, वसूली, ब्लैकलिस्टिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बात हजारों करोड़ की हो तो यही सिस्टम महीनों सालों खामोश क्यों रहता है? चोकसी आज बेल्जियम की अदालत में जमानत के लिए जूझ रहा है। वहीं उसका भतीजा नीरव मोदी 2019 से लंदन की जेल में बंद है। लेकिन क्या भारत की जनता को जवाब मिलेगा? क्या न्यायिक प्रक्रिया सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर रह जाएगी? दूसरा पहलू यह है कि इस घोटाले में सिर्फ आरोपी नहीं, बल्कि प्रणाली भी कटघरे में है। हम सवाल पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिलते, क्योंकि हर फ्रॉड किसी एक आर्थिक नुकसान नहीं, एक सामाजिक विश्वास का हनन है। 1 मई 2025 से देश में कई नियम लागू हो गए हैं जो आपके रोजमर्रा जीवन और जेब पर सीधे असर डालेंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। एटीएम निकासी शुल्क में वृद्धि होगी ही। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से शुल्क निकालने में बदलाव किया है। अब हम मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने के बाद प्रत्येक एटीएम लेन देन पर ₹23 का शुल्क लगेगा, जो पहले 21 था। मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों में एटीएम से 3 मुफ्त लेन देन और गैर मेट्रो क्षेत्रों में 5 मुफ्त लेन देन की सुविधा जारी रहेगी। यह शुल्क वृद्धि 1 मई 2025 से प्रभावी है। बैंकिंग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आरबीएल बैंक अब सेविंग अकाउंट्स पर मासिक ब्याज भुगतान करेगा, जो पहले त्रैमासिक होता था, और ब्याज दरें 7% तक हो सकती है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज और महिला जमाकर्ताओं के लिए 0.10% अतिरिक्त ब्याज की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट को 8.90 से घटाकर 8.65 कर दिया है। यह बदलाव 15 अप्रैल 2025 से प्रभावी है और इससे होम लोन और अन्य ऋणों के ब्याज दरों में कमी आ सकती है। भारतीय रेल ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अब एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। केवल सामान्य कोच में ही यात्रा संभव है। यह नियम आज 1 मई 2025 से लागू है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की कीमत 550 निर्धारित की गई है, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए 853 रुपये प्रति सिलेंडर है। सरकार ने एलपीजी कीमतों की समीक्षा अब हर पखवाड़े पर करने का निर्णय लिया है, जिससे कीमतों में अधिक बार परिवर्तन हो सकता है। आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म अधिकृत किए हैं। अब जिन करदाताओं को दीर्घकालिक पूंजीगत आय 1.25 लाख तक है, वे सरल ITR 1 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिटर्न दाखिल करना आसान होगा। तो ये थे आज के लागू हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके जीवन और जेब पर असर डाल सकते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे TV24 न्यूज के साथ। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आपसे लेता हूं विदा।